कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो शिकारी था और अपनी छोटी बेटी के साथ जंगल में शिकार पकड़ने के लिए फंदे ट्रैप्स लगा रहा था। वह पुराने जालों को भी चेक कर रहा था और उनमें फंसे जानवरों को निकाल रहा था। उनके साथ उनका कुत्ता भी मौजूद था। वह आदमी रेडियो के जरिए अपनी पत्नी एन से बात करता है। उनका पूरा परिवार जंगल में रहता था और उनका गुजारा जानवरों की खाल बेचकर ही चलता था। पति शिकार करता और एन उन खालों को टाउन ले जाकर बेच देती थी। शिकार के अलावा इस परिवार को और कोई काम नहीं आता था। यही कारण था कि शिकारी अपनी बेटी को भी यही काम सिखा रहा था, हालांकि वह अभी इसमें माहिर नहीं थी। जब बेटी फंदे चेक कर रही थी तो उन्होंने देखा कि उनके ट्रैप्स से जानवर गायब थे। इसका मतलब कोई और उनका शिकार चुरा कर ले गया था। यह पहली बार नहीं था, पहले भी ऐसा हो चुका था। उधर एन खालें बेचने टाउन गई थी। वहां वह बेहद परेशान दिखी क्योंकि खाल की कीमतें गिर गई थीं। उसे न तो सही पैसे मिल रहे थे और न ही पर्याप्त खाने का सामान। दुकान का मालिक उसे कहता है कि अगर सच में अच्छे पैसे चाहिए हों तो आम जानवरों की खाल छोड़कर भेड़िए की खाल लेकर आओ। यह सुनकर एन और चिंतित हो जाती है। बाजार से लौटते वक्त एन कुछ पोस्टर्स देखती है जिनमें अच्छे घर और नौकरियों के विज्ञापन लगे हुए थे। उसकी नजर देखकर लगता था कि वह भी अच्छी नौकरी करना चाहती है और एक अच्छा घर लेना चाहती है। वह चाहती थी कि उनकी फैमिली जंगल छोड़कर टाउन में रहे और वह अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन पैसों की कमी और जीवन की मजबूरियों के कारण वह ऐसा नहीं कर सकती थी। वह निराश होकर घर लौट आती है, जहां उसका पति बेटी को जानवर की खाल उतारना सिखा रहा था। एन किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। रात को जब सब खाने पर बैठते हैं तो माहौल बेहद खराब होता है, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से खाने को भी ठीक से सामान नहीं था। इसी दौरान पता चलता है कि उनका शिकार फिर कोई और उठा ले गया है। यह सुनते ही एन अपने पति पर गुस्सा करती है और कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम भूखों मर जाएंगे। बहस बढ़ती है और एन कहती है कि शायद कोई भेड़िया लड़कियों का मांस पसंद करता है और इसी वजह से यहां आया है। उसने आसान शिकार समझकर हमारे इलाके को चुना है। वह कहती है कि हमें पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करनी चाहिए, लेकिन उसका पति मना कर देता है। वह कहता है, कल सुबह मैं खुद उसे पकड़ लूंगा। एन नाराज होकर कहती है कि सिर्फ यही समस्या नहीं है, हमें सोचना होगा कि गुजारा कब तक ऐसे चलता रहेगा। वह कहती है कि वह नौकरी करना चाहती है और पैसे कमाना चाहती है, लेकिन उसका पति उसे रोक देता है और कहता है कि शिकार के अलावा हमें आता ही क्या है। इसके बाद दोनों चुप हो जाते हैं। एन अपने पति को समझाती है कि आप अपनी बेटी के बारे में भी सोचो। यह जिंदगी आपने चुनी है, मजबूरी में मैंने भी चुनी, लेकिन हमारी बेटी के पास कोई चॉइस नहीं है। उसे पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए, न कि जानवरों के शिकार की। लेकिन पति उसकी बात नहीं मानता। वह जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि हम यहीं रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे ही रहेंगी, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम जंगल नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह वह शिकार पर निकलता है और बेटी की जिद पर उसे भी साथ ले जाता है। एन रेडियो पर कहती है कि यह खतरनाक है। पति जवाब देता है कि अगर हालात बिगड़े तो वह बेटी को वापस भेज देगा। जंगल में पहुंचकर शिकार को एहसास होता है कि कोई आसपास छिपा हुआ है। वह तुरंत बेटी को वापस घर भेज देता है और कहता है कि डरना मत, मैं रात तक लौट आऊंगा। बेटी जब वापस आती है तो जंगल से अजीब खतरनाक आवाजें सुनाई देती हैं। उसकी हालत खराब होने लगती है। नदी पार करते समय उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। घबराकर वह ठिठक जाती है, लेकिन तभी उसे सामने दिखाई देता है कि एक भेड़िया। इसी दौरान उसके पिता गोली चलाते हैं। गोली की आवाज बेटी तक पहुंचती है, जिससे वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है। पिता जब उस जगह पहुंचता है तो वहां कोई जानवर नहीं था। इसका मतलब वह भाग गया था, लेकिन किसी लड़की का कटा हुआ हाथ खा रहा है। यह देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वह आगे बढ़ता है और सड़क पार करके जंगल के दूसरी ओर पहुंचता है। वहां का नजारा भयानक था। उसने देखा कि कई लड़कियों के शरीर टुकड़ों में काटकर एक गोल घेरे की तरह सजाए गए थे। यह दृश्य देख वह दंग रह जाता है। शिकारी ने जब लड़कियों के शरीर टुकड़ों में पड़े देखे तो वह समझ गया कि यह किसी साधारण जानवर का काम नहीं है। कोई इंसान ही ऐसा कर रहा है जो लड़कियों को बेरहमी से मार रहा है। यह सोचकर वह डर गया कि उसकी अपनी फैमिली भी खतरे में आ सकती है। उसके घर में 2 औरतें थीं।
उसकी पत्नी और उसकी बेटी। भेड़िए से तो वह निपट सकता था, लेकिन ऐसे खतरनाक कातिल से लड़ पाना आसान नहीं था। उस रात उसकी नींद और भूख दोनों ही जैसे गायब हो गए, लेकिन उसने घर पर अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताया ताकि वे डर ना जाएं। अब उसने तय कर लिया कि वह खुद ही कुछ करेगा और अपने परिवार की सुरक्षा करेगा। अगले दिन सुबह जब एन उठी तो उसका पति घर पर नहीं था, क्योंकि वह दोबारा उसी जगह चला गया था। हाँ, वही जगह जहां उसने लड़कियों की लाशें देखी थीं। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह पूरी रात वहीं रुकेगा। उसने यह भी कहा कि वह भेड़िए को ढूंढने जा रहा है, लेकिन असल में उसका निशाना उस कातिल को ढूंढना था। इसी बीच उनकी बेटी को लगा कि उनका डॉग कहीं नहीं दिख रहा। वह उसे ढूंढने चली जाती है, लेकिन तभी उसके सामने भेड़िया आ जाता है। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। डर के मारे लड़की भागती है और किसी तरह घर की ओर लौट जाती है। जब उसके पिता वापस आते हैं तो वह झूठ बोल देता है कि डॉग अभी नहीं मिला। उसने बेटी को सच्चाई इसलिए नहीं बताई ताकि वह डरे नहीं। असल में डॉग को भेड़िए ने मार गिराया था। इसी पॉइंट पर फिल्म का असली नाम हंट स्पष्ट हो जाता है। यह फैमिली अब दो शिकारी के बीच फंस गई थी। एक तरफ है भेड़िया और दूसरी तरफ वह खून खराबा करने वाला इंसानी कातिल। अगली सुबह पति ना तो खुद घर लौटा और ना ही फोन किया। उनकी बेटी ट्रैप्स चेक करने जाती है, लेकिन आज फिर उनका शिकार गायब होता है। यह देखकर वह समझ गई कि हालात बिगड़ रहे हैं। इस बार बेटी सीधे पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने निकलती है। वह अपने साथ एक जानवर की लाश भी ले जाती है ताकि पुलिस को सबूत मिले। लेकिन जब वे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो ऑफिसर्स सीधे कहते हैं ये इलाका हमारे अंडर नहीं आता और भेड़िए को पकड़ा भी नहीं जा सकता क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। वो तो जानवर है, वह वही कर रहा है जिसके लिए उसकी आदत बनी है। जंगल में रहते हो, शिकार करते हो, तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, गलती भेड़िए की नहीं। मदद की जगह उल्टा परिवार को ही दोषी ठहरा दिया गया। निराश होकर एन कुछ खाना लेकर घर लौट आती है। अब खाने की किल्लत बहुत बढ़ चुकी थी। मजबूरी में उसने जो भी थोड़ा बहुत बचा उससे बेटी के साथ खाना बनाया। लेकिन उसी रात अचानक बाहर से हलचल की आवाज आई। दोनों मां बेटी सो रही थीं जब चीखों की आवाज आई। पहले उन्हें लगा भेड़िया है, लेकिन दरअसल कोई अनजान आदमी था जो बुरी तरह जख्मी था और मदद मांग रहा था। एन उसे घर उठा लाती है क्योंकि बाहर भेड़िए का खतरा भी हो सकता था। उस अजनबी के पास रेडियो भी था और उसकी हालत बहुत नाजुक थी। बेटी डर जाती है क्योंकि दाद ने हमेशा कहा था कि किसी अजनबी पर भरोसा मत करना। लेकिन एन कहती है कि अगर उसके पिता यहां होते तो वे भी शायद मदद करते। कुछ देर बाद वह घायल आदमी होश में आता है और कहता है, मेरा नाम लूक है। एन उससे पूछती है कि इस जंगल में लोग वैसे भी नहीं आते, तुम यहां क्या कर रहे थे? ल्यूक जवाब देता है, यही मेरी खासियत है, मैं इस जंगल की तस्वीरें खींचने आया था। मेरी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई तो मैं पैदल ही अंदर आ गया। अचानक किसी ने मुझ पर हमला किया। शायद वो भेड़िया रहा होगा, मैंने उसे ठीक से देखा नहीं। वह बताता है कि जो गाड़ी पिछले 2-3 दिनों से वहीं खड़ी है वह उसकी ही है। ल्यूक की हालत इतनी बिगड़ी थी कि उसे अस्पताल ले जाना जरूरी था, मगर वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि अगर रास्ते में भेड़िया आ गया तो मुश्किल और बढ़ जाती। एन और उसकी बेटी ने कोशिश की कि किसी तरह उसे गाड़ी तक ले जाया जाए, लेकिन चलते वक्त दर्द से ल्यूक चिल्लाने लगा और मजबूरी में उन्हें वापस घर लौटना पड़ा। घर आने पर उन्होंने बचा खुचा मांस पास फेंक दिया और वहां पास ही ट्रैप लगाकर जला भी दिया ताकि भेड़िए को रोक सके। इस बीच पति शनो गहरी सोच में था, क्योंकि लंबे समय से लड़कियां लगातार गायब हो रही थीं और यह सिलसिला अभी भी जारी था। इसी बीच जब वह गाड़ी को फिर से चेक करने गया तो अचानक उसके पैर में एक ट्रैप फंस गया और उसके हाथ पर भी चोट आ गई। वहीं से चीजें और भी खतरनाक होने लगी। अब स्थिति यहां पर पहुंच चुकी थी कि शिकारी यानी एन का पति किसी भी तरह घर वापस नहीं आ सकता था। जंगल में लगे ये ट्रैप्स भेड़िए को पकड़ने के लिए बने थे, लेकिन इसमें एक पुलिस ऑफिसर भी फंस गया। उधर एन घर पर इंतजार करती रही, पर उसका पति पूरी रात भी लौटकर घर नहीं आया। सुबह एन का दिल घबराने लगा। उसने बार बार रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रास्ते में उसे एक खरगोश मिला।
जिसका शिकार उसने मजबूरी में किया ताकि बेटी के लिए खाने का कुछ इंतजाम हो। मगर उस पल उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसके दिल की गहराई में यह काम सही नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, रेडियो पर हलचल सुनाई दौड़ते हुए वहां पहुंची, जिसने उसकी रूह हिला दी। उसके पति की लाश जमीन पर पड़ी थी। यह देख वह टूट गई और जोर जोर से रोने लगी। अब उसे सारी सच्चाई समझ आ चुकी थी। असल कातिल भेड़िया नहीं, बल्कि वही ल्यूक था, वही अजनबी फोटोग्राफर जिसे उन्होंने अपने घर में लाकर मदद की थी। वही दरअसल वह पागल इंसान था जिसने बाकी लड़कियों की हत्या की थी और उसके पति की जान भी ली। अब एन लगभग टूट चुकी थी, लेकिन तुरंत उसे ख्याल आया कि उसकी बेटी घर पर अकेली है। वह दौड़ते हुए वापस घर की ओर भागी। वहां जाते हुए उसे लगा कि कोई आसपास मौजूद है। इससे ही राहत मिली कि उसकी बेटी सही सलामत सो रही थी, लेकिन असली खतरा घर के अंदर ही छिपा बैठा था। दरवाजे के पीछे से अचानक ल्यूक कूदकर निकल आया और एन पर हमला कर दिया। उसने एन को जबरदस्ती काबू कर लिया। शोर सुनकर बेटी जाग गई, लेकिन तब तक ल्यूक ने एन को बेहोश कर बांध दिया था। इस दौरान बाहर पुलिस वाले भी जंगल में खोज करते हुए अंदर बढ़े थे। उन्होंने ट्रैप्स और ताजा सबूत देखे। एक मौके पर ल्यूक ने पुलिस के सामने ही कहा, यह सब कभी नहीं होता अगर तुम्हारा पति मेरे रास्ते में ना आता और मेरा राज छुपाने की कोशिश न करता। पहले उसे मारा और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। इसके बाद ल्यूक ने अपना सामान जलाया और एन के पास आकर उसकी बेइज्जती करने लगा। मगर तभी एन किसी तरह खुद को आजाद कर पाई और उसने नजदीक पड़ी चीज उठाकर ल्यूक पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। एन अगले कमरे में जाती है जहां उसकी बेटी थी, लेकिन वहां का दृश्य नहीं दिखाया जाता। यह साफ हो गया कि उस पागल कातिल ने उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ा। अपनी बेटी की हालत देखकर एन पत्थर सी हो जाती है और उसी वक्त ठान लेती है कि अब यह कातिल भी जिंदा नहीं बचेगा। गुस्से और दुख से भरी एन हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है ताकि खुद को संभाल सके। फिर वह ल्यूक की खाल उतारना शुरू कर देती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जानवर की खाल उतारी जाती है। ल्यूक अब किसी इंसान से ज्यादा जानवर जैसा दिखने लगता है। उसकी चमड़ी छिल चुकी थी और वह बेहद भयानक लग रहा था। इसी दौरान पुलिस घर के बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक एन ने अपना काम पूरा कर लिया था। उसने उसे मारकर लाश का सिर पुलिस वालों के सामने फेंक दिया। यह देख सभी अधिकारी सन्न रह गए, उनके होश उड़ गए। ल्यूक अभी भी हल्की सांसों में जिंदा था, मगर हालत इतनी खराब कि देखने लायक नहीं रहा था। उसका शरीर इतना भयानक और विकृत लग रहा था कि एक नजर देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। एन वहीं बैठ गई। उसकी आंखों में पति और बेटी की यादें थीं। उसने हेडफोन से गाने बंद कर दिए और खामोशी छा गई। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।